हेलो बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ इनर्शियल मास के बारे में। जैसा कि न्यूटन के सेकंड लॉ में हम लोगों ने देखा था कि फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर हम लोग यहाँ पर मास को अलग कर लेते हैं तो फोर्स बाय एक्सेलरेशन हम लोगों को मिलेगा। मतलब कि मास और एक्सेलरेशन का जो रिलेशन होता है वो इन्वर्सली हो जाता है अगर फोर्स कांस्टेंट हो। तो इफ लार्जर द मास, अगर मास ज़्यादा हो जाए, इफ लार्जर द मास, तो फिर क्या होगा, स्मॉलर इज द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का जो वैल्यू होगा वो स्मॉलर मिलेगा एंड वाइस वर्सा, और इसी का उल्टा भी चलेगा। ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि अगर हम लोग को इनर्शियल मास डिफाइन करना है, किस तरीके से हम लोग उसे डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पर हम लोग एक्सेलरेशन को 1 कर देते हैं, इफ एक्सेलरेशन इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन मास इक्वल टू हम लोग को मिलेगा फोर्स। इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट में हम लोगों ने फोर्स जो अप्लाई किया वो 10 न्यूटन अप्लाई किया, और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसमें हम लोगों ने जो फोर्स अप्लाई किया वो भी मान लेते हैं वो 5 न्यूटन अप्लाई किया। अब इस ऑब्जेक्ट में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ वो कितना हुआ, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इस ऑब्जेक्ट में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ वो भी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम लोग कह सकते हैं कि फोर्स इक्वल टू तो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। और अगर फोर्स को 10 कर देते हैं, मास को छोड़ देते हैं और एक्सेलरेशन को 1 ले लेते हैं, तो यहाँ पर हम लोग को मास क्या आ जाएगा, 10। मतलब मास, इनर्शियल मास को हम लोग एज अ टर्म ऑफ फोर्स डिफाइन कर सकते हैं अगर एक्सेलरेशन हम लोग को 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्रोड्यूस करना है। इसका मतलब इनर्शियल मास क्या हुआ, इनर्शियल मास इज डिफाइंड एज द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी टू प्रोड्यूस एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब इनर्शियल मास एक फोर्स है जो किसी बॉडी में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना चाहता है। यहाँ पर दूसरी बात गौर करने की ये है कि किसी ऑब्जेक्ट का अगर मास बहुत ज़्यादा है तो उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो बहुत ही कम होगा। मतलब ये हुआ कि ये इनर्शियल मास हम लोग को एक इनर्शिया की तरफ भी इंडिकेट कर रहा है। जैसा कि हम लोगों ने समझा था पहले कि किसी ऑब्जेक्ट में जो इनर्शिया होता है वो उसका एक प्रॉपर्टी होता है जिसकी बिना पर वो अपने आप को चेंज होने से रोकने की कोशिश करता है। मतलब अगर उसका वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करना चाहता है। उसमें एक्सेलरेशन अगर हम लोग लाना चाहते हैं तो वो चेंज करने की कोशिश करता है, रोकने की कोशिश करता है कि उसमें जो चेंज होने वाला है उसे वो रोकना चाहता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट की हालत में है तो वो रेस्ट में रहना चाहता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन की हालत में है तो मोशन में रहना चाहता है। इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो हम लोग को ये दिख रहा है कि एक्सेलरेशन जो है वो इस लार्जर बॉडी में कम प्रोड्यूस होगा जिसका मास ज़्यादा है। जिस बॉडी का मास ज़्यादा है उसमें एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगा, और एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी। मतलब यहाँ पर मास एक रोल प्ले कर रहा है इनर्शिया का। जिसका मास ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर मास को इनर्शियल मास के नाम से जानते हैं। अब हम लोग बात करेंगे इम्पल्स के बारे में। इम्पल्स क्या होता है, द फोर्स विच एक्ट ऑन अ बॉडीज फॉर द शॉर्ट टाइम आर कॉल्ड इम्पल्सिव फोर्स। जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है कि एक बैट्समैन बॉल को बैट से हिट कर रहा है, तो यहाँ पर जो टाइम ऑफ कांटेक्ट है इन दोनों के बीच में ये बहुत ही स्मॉल इंटरवल का टाइम है। तो और इस वक्त जो फोर्स लग रहा है इसकी इसी वजह से जो बनता है मैग्नीट्यूड फोर्स और बहुत ही शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, इसे हम लोग इम्पल्स कहते हैं। जैसे कि किसी बच्चे का जंप करना, यहाँ पर फुट और फ्लोर के बीच में जो टाइम ऑफ कांटेक्ट जैसे जंप करता है वो बहुत ही स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम रहता है। बॉल को कैच करना, बॉल को किक करना, ये सब एग्जाम्पल है इम्पल्स का। इम्पल्स ऑफ अ फोर्स इज अ मेजर ऑफ टोटल इफेक्ट ऑफ द फोर्स। इम्पल्स हम लोगों को एक फोर्स का टोटल इफेक्ट मेजर करके दिखाता है। वो किस तरीके से दिखाता है हम लोग आगे देखते हैं। फिलहाल यहाँ पर ये समझ के रखना है कि फोर्स विच एक्ट्स ऑन अ बॉडी फॉर शॉर्ट टाइम आर कॉल्ड इम्पल्सिव फोर्स। तो अगर हम लोग इम्पल्स को डिफाइन करना चाहते हैं, इम्पल्स, तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि एवरेज फोर्स इनटू टाइम, दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड इम्पल्स। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो एवरेज फोर्स इनटू टाइम है, तो हम लोग यहाँ पर अगर फोर्स के डेफिनेशन को ध्यान से देखते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन से, फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। और अगर हम लोग फोर्स बाय मास कर लेते हैं, या यहाँ पर हम लोग एक्सेलरेशन को थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है, v2 माइनस v1 बाई टी। और यहाँ पर हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं, टी को अगर यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फोर्स इंटू टी एम वी टू माइनस एम वी वन।
और फोर्स इनटू टाइम ये बन जाएगा हम लोग का चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। मतलब इम्पल्स को हम लोग फोर्स, एवरेज फोर्स इनटू टाइम, और यहाँ भी हम लोग को मिला एक फोर्स इनटू टाइम। तो इस एवरेज फोर्स इनटू टाइम को चेंज करके हम लोग लिख सकते हैं P2 माइनस P1, मतलब चेंज इन मोमेंटम। तो इम्पल्स इक्वल टू, एक डेफिनेशन और बना हम लोगों के पास, वो क्या बना, चेंज इन मोमेंटम। किसी बॉडी में अगर मोमेंटम को चेंज करना है तो हम लोगों को क्या लगाना है, इम्पल्स। या यूं कह सकते हैं कि चेंज इन मोमेंटम जो हो रहा है वो एक्चुअल में इम्पल्स का वैल्यू दे रहा है, और किसी ऑब्जेक्ट में कितना मोमेंटम चेंज हुआ ये हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका मतलब हम लोग इम्पल्स को निकाल सकते हैं। और इम्पल्स एक्चुअल में क्या दिखा रहा है, एक इफेक्ट दिखा रहा है फोर्स का। तो इसीलिए यहां पर कहा गया था कि इम्पल्स ऑफ अ फोर्स इज द मेजर ऑफ टोटल इफेक्ट ऑफ द फोर्स। इम्पल्स एक्चुअल में क्या है, एक फोर्स का जो टोटल इफेक्ट होता है उसको मेजर कर रहा है। तो किसी ऑब्जेक्ट पे अगर हम लोग फोर्स लगाते हैं तो उसमें होता क्या है, जाहिर बात उसका मोमेंटम चेंज होता है। तो ये इफेक्ट जो होता है ये मेजरमेंट होगा किसके जरिए से, इम्पल्स के जरिए से। अब ये इम्पल्स का वैल्यू जो होगा ये पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो सब कुछ हो सकता है। जैसे कि अगर चेंज इन मोमेंटम मतलब P2 माइनस P1 नहीं हुआ, आपने कोई मोमेंटम चेंज नहीं किया, तो पहले हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं, इम्पल्स में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ये तीनों हो सकता है। कैसे हो सकता है, ये डिपेंड करता है एज चेंज इन मोमेंटम। अगर चेंज इन मोमेंटम इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, मतलब कि अगर फाइनल मोमेंटम बड़ा है, P2 बड़ा है P1 से, तो चेंज इन मोमेंटम पॉजिटिव होगा, तो इम्पल्स को पॉजिटिव बोलेंगे। अगर P2 छोटा है और P1 बड़ा है तो चेंज इन मोमेंटम नेगेटिव होगा, तो इम्पल्स को नेगेटिव बोलेंगे। और अगर P2 माइनस P1 दोनों का वैल्यू सेम आ गया, P2 और P1 का, तो चेंज इन मोमेंटम जीरो हो जाएगा, तो इम्पल्स भी जीरो हो जाएगा। दूसरी बात ये याद रखना है कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और तीसरी बात ये याद रखना है कि इसका डायमेंशन जो होता है, डायमेंशन हम लोग खुद से निकाल लेते हैं। मोमेंटम का यूनिट क्या होगा, केजी मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग लिख सकते हैं M L1 T to the power minus 1, that is what, this is the value of impulse dimension। हम लोग बात करते हैं कि इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम के बारे में, कि इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, द लीनियर मोमेंटम कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय अप्लाइंग अ स्मॉलर फोर्स फॉर अ लार्जर टाइम और बाय अप्लाइंग अ लार्जर फोर्स फॉर अ स्मॉलर टाइम। ये बात हम लोग तो अभी कर चुके थे कि इम्पल्स एक्चुअल में आई से डिनोट किया जाता है, आई इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। और चेंज इन मोमेंटम ये भी हम लोग देखा था कि फोर्स इनटू टाइम होता है। तो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या कहता है कि लीनियर मोमेंटम कैन बी प्रोड्यूस, ये जो लीनियर मोमेंटम हो रहा है ये कैसे बन सकता है, बाय अप्लाइंग स्मॉलर फोर्स। अगर हम लोग छोटा फोर्स लगाते हैं फॉर लार्जर टाइम, और बाय, और या तो इस लार्जर फोर्स अप्लाई करते हैं फॉर स्मॉल टाइम, तो जो हम लोग को चेंज इन मोमेंटम हम लोग गेन कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। दूसरी बात यहाँ पर के इम्पल्स ऑफ अ वेरिएबल फोर्स इज इक्वल टू एरिया इनक्लोज बाय द फोर्स कर्व एंड द टाइम एक्सिस। यहाँ पर फोर्स और टाइम के बीच में जो एरिया हम लोग को दिख रहा है, ये पूरा एरिया, इस एरिया का जो वैल्यू होगा ये हम लोग को कैलकुलेट करके देखा कि इम्पल्स का वैल्यू कितना आ रहा है। तो अगर हम लोगों के पास फोर्स कांस्टेंट है और टाइम भी कांस्टेंट, टाइम हम लोग के पास है, तो हम लोग फोर्स इनटू टाइम करके इम्पल्स निकाल सकते हैं। लेकिन अगर फोर्स वेरिएबल हो जाए, अगर वेरिएबल फोर्स हो जाए, तो उस वक्त हम लोग को इम्पल्स अगर निकालना है तो हम लोग ग्राफ का इस्तेमाल करेंगे, और इस वक्त जो ग्राफ तैयार होगा, इस ग्राफ का जो एरिया मिलेगा फोर्स और टाइम ग्राफ का, इससे हम लोग इम्पल्स को कैलकुलेट करेंगे। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में अब हम लोग बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। कोई भी एक्शन अगर होता है तो उसका एक ऑपोजिट रिएक्शन होगा। अगर सिंपल में हम लोग बात करें कि अगर ये एक ऑब्जेक्ट है ए और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है बी, अगर ऑब्जेक्ट ए बी के ऊपर कोई फोर्स लगाता है तो ऑब्जेक्ट बी भी ए के ऊपर एक फोर्स लगाएगा, और वो दोनों फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड का होगा और ऑपोजिट डायरेक्शन होगा। यही न्यूटन्स ने अपने थर्ड लॉ में कहा, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो अगर ए फोर्स exerted या applied exerted by
A on B, इसे हम लोग डिनोट करेंगे F on B by A इक्वल, और ये फोर्स एक्सर्टेड बाय B on A, इसे हम लोग डिनोट कर देते हैं F on A by B। ये दो फोर्स को हम लोगों ने दिखाया है कि किस तरीके से रिप्रेजेंट कर किया जाता है। ए का लगाया हुआ फोर्स बी के ऊपर और बी का लगाया हुआ फोर्स ए के ऊपर। अब हम लोग न्यूटन्स के थर्ड लॉ के हिसाब से बात करते हैं, तो न्यूटन्स ने कहा था कि फोर्स बी के ऊपर जो लग रहा है ए का, वो बराबर होगा फोर्स जो लग रहा है ए के ऊपर बी का, बट दे शुड बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पर एक माइनस साइन देंगे, और दिस इज व्हाट न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये बात तो बहुत सिंपल ही देखने में हम लोगों को लगता है कि ये बहुत ही सिंपल सी बात है कि अगर ए ऑब्जेक्ट बी के ऊपर फोर्स लगाता है तो बी ऑब्जेक्ट भी ए के ऊपर एक फोर्स लगाएगा। चलिए ठीक है, अब इसी न्यूटन्स थर्ड लॉ का इस्तेमाल करके हम लोग पहले बात करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये बात न्यूटन्स का थर्ड लॉ जितना हम लोग को सिंपल दिख रहा है, ये इतना सिंपल नहीं है। इसके ऊपर हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग कुछ बातों को, कुछ कंसेप्ट को टच करके आगे बढ़ रहे हैं, ताकि जब उसे हम लोग एक्सपैंड करें तो हम लोग को और ज़्यादा समझने में आसानी हो। तो हम लोग बात करते हैं अब न्यूटन्स के थर्ड लॉ के इस्तेमाल करके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, यहाँ पर हम लोगों को कुछ डायग्राम दिख रहा है। दो स्फीयर है ए और बी नाम से। बिफोर कोलिजन इन लोगों का जो इनिशियल वेलोसिटी था वो u1 और u2। सपोज कर लो कि u1 और u2 से बड़ा है। ये जो डायग्राम दिख रहा है हम लोग को, ये ड्यूरिंग कोलिजन है, और इस दौरान, इस कोलिजन के दौरान ऑब्जेक्ट ए और बी एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएगा। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी भी देखा कि फोर्स ऑन ए बाई बी हम लोग इस तरीके से दिखाते हैं, एंड फोर्स ऑन ए बाई बी एक इस तरीके से दिखाते हैं, और माइनस साइन। ये क्या हुआ, फोर्स ऑन बी बाई ए, और ये क्या हुआ, फोर्स ऑन ए बाई बी। अब इसे करने के लिए मान लो कुछ वक्त लगा होगा टी टाइम। अच्छा, अब फोर्स अप्लाई कर देने के बाद क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट ए का वेलोसिटी हो गया v1 और ऑब्जेक्ट बी का जो वेलोसिटी हो गया वो हो गया v2। तो ऐसा करने से इन लोगों में कुछ मोमेंटम भी चेंज हुआ होगा। चलो पहले उसे नोट कर लेते हैं। इनिशियल मोमेंटम क्या था बिफोर कोलिजन? इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए का इनिशियल मोमेंटम उसे हम लोग लिख लेते हैं mu1। इनिशियल मोमेंटम ऑफ बी, इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग, m1u1 कर लेते हैं, और m2u2। फाइनल मोमेंटम ले लेते हैं हम लोग, फाइनल मोमेंटम ऑफ ए, ये क्या हो गया, आफ्टर कोलिजन जो मोमेंटम मिला वो m1v1 मिला, और फाइनल मोमेंटम ऑफ बी ये हम लोगों को मिला m2v2। ये हम लोगों को दिख रहा है, और इसे करने के लिए कुछ वक्त लगा होगा, उसे हम लोगों ने टी टाइम से दिखा दिया। नाउ अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ के, अगर ए बी के ऊपर कुछ फोर्स लगाता है तो बी भी जो है वो ए के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगा, और वो फोर्स कितना होगा, इक्वल मैग्नीट्यूड का होगा और अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो एफ ऑन बी इक्वल बाई ए इक्वल टू फोर्स ऑन ए बाई बी, और मैग्नीट्यूड ऑफ ऑपोजिट डायरेक्शन, इक्वल मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑपोजिट। अब अगर हम लोग यहाँ पर दोनों तरफ टी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या यूं कहें कि फोर्स इक्वल टू, हम लोगों ने देखा कि चेंज इन मोमेंटम बाई टी, ये न्यूटन्स के थर्ड लॉ में, सेकंड लॉ में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग टी से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दोनों तरफ सेम टाइम से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो फोर्स बी ए इंटू टी इक्वल टू माइनस फोर्स ऑन ए बाई बी इंटू टी। अब फोर्स इंटू टी क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। तो यहाँ पर अगर हम लोग गौर करते हैं तो कौन किसका मोमेंटम चेंज कर रहा है, फोर्स ऑन बी बाई ए, मतलब बी का मोमेंटम चेंज हो रहा है। तो बी का मोमेंटम क्या है, इनिशियल मोमेंटम ये था, फाइनल मोमेंटम ये था, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं m2v2 माइनस m2u2 इक्वल टू माइनस फोर्स ऑन ए बाई बी, मतलब ए का मोमेंटम चेंज करना है, तो m1v1 माइनस m1u1। अब m2v2 माइनस m2u2 इक्वल टू माइनस m1v1 प्लस m1u1। अब इस माइनस को इधर ले लेते हैं और इस माइनस को उधर ले लेते हैं, तो m1v1 प्लस m2v2 इक्वल टू क्या मिलेगा, m1u1 प्लस m2u2। अब ये जो पार्ट हम लोग को दिख रहा है, ये वाला m1u1 प्लस m2u2, ये तो बिफोर कोलिजन टोटल मोमेंटम था ना इसका। इसका मोमेंटम क्या था m1u1, इसका मोमेंटम क्या था m2u2।
तो m1u1 प्लस m2u2 बिफोर कोलिजन जो सम दे रहा है हम लोग को, वही वैल्यू हम लोग को मिल रहा है m1v1 प्लस m2v2 आफ्टर कोलिजन। इसका मतलब क्या हो रहा है कि मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व होता है, कांस्टेंट होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ठीक है, आफ्टर कोलिजन। तो ये बात आप लोग को याद रखना है कि मोमेंटम जो होता है वो हमेशा कंजर्व होता है। बिफोर कोलिजन जो मोमेंटम मिलेगा वही मोमेंटम हम लोग को आफ्टर कोलिजन भी मिलने वाला है। अब इस कंसेप्ट का इस्तेमाल करके हम लोग एक एप्लीकेशन देखते हैं, रिकॉइलिंग ऑफ गन। रिकॉइलिंग ऑफ गन क्या है, ये एक्चुअल में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के ऊपर बेस है। यहाँ पर हम लोग गौर करते हैं तो इस गन से एक बुलेट को फायर किया गया है, तो फोर्स ऑन बुलेट इज व्हाट इज द एक्शन। तो फिर नतीजे में क्या होगा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ कि ये भी एक रिजल्टेंट रिपल्सिव फोर्स या मतलब कह सकते हैं रिएक्शन फोर्स गन के ऊपर लगाएगा। तो रिकॉइल ऑन गन मतलब रिएक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर बुलेट का मास है स्मॉल m और गन का मास है कैपिटल M, और बुलेट मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी u, और जो गन में वेलोसिटी गेन हुआ वो मान लेते v। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, टोटल मोमेंटम बिफोर जो है मास सबका क्या है m प्लस m, बिफोर फायरिंग गन और बुलेट दोनों का वेलोसिटी 0 इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन हम लोग देखते हैं कि बुलेट जो है इस डायरेक्शन में जा रहा है और गन इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो अगर हम लोग गन का मोमेंटम लिखते हैं mu और फिर बुलेट का मोमेंटम लिखते हैं mv, तो ये जो डायरेक्शन होगा ऑपोजिट है, इसलिए mv को नेगेटिव देते हैं। इस डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव मान लेते हैं और इस डायरेक्शन को हम लोग नेगेटिव मान लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग अगर ये देखते हैं कि ये तो वैल्यू 0 हो गया, तो mu, या अगर हम लोग इसे 0 ना करें, हम लोग अभी रहने दें, प्लस में ही रहने दें, टोटल मोमेंटम बिफोर इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर, तो mu प्लस कैपिटल M इंटू v इक्वल टू 0। तो v वेलोसिटी जो होगा वो क्या होगा, माइनस mu बाई कैपिटल M। ये हम लोग को मिलेगा वेलोसिटी ऑफ गन, और ये माइनस साइन ये इंडिकेट करेगा कि v जो होगा वो रिवर्स डायरेक्शन में होगा u का। u जिस डायरेक्शन में होगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में गन मूव करेगा। तो ये एक्चुअल में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और थर्ड लॉ भी बोल सकते हैं, इसका इस्तेमाल करके ये कंसेप्ट को बनाया गया है। अब हम लोग बात करते हैं अपरेंट वेट ऑफ अ मैन इन अ लिफ्ट और एलिवेटर। एक लिफ्ट के अंदर एक इंसान का जो वेट होता है वो क्या एक्चुअल वेट हम लोग को ऑब्जर्व होता है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले एक लिफ्ट के अंदर एक इंसान है जिसका मास है 90 kg। तो इसका जो वेट होगा वेइंग मशीन में वो हम लोगों को जी से मल्टीप्लाई करके हम लोग को 90 kg दिखाया जाए, या मास मान लो 90 kg, जी से मल्टीप्लाई करके 900 कर सकते हैं हम लोग। फिलहाल जब ये लिफ्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा या एक्सेलरेट करेगा तो उस वक्त इस इंसान का एपरेंट वेट ये वेइंग मशीन क्या रिकॉर्ड करेगा, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले बात यही हम लोग नोट कर लेते हैं कि इस इंसान का जो वेट है जो नीचे की तरफ एक्ट करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड, वो क्या होगा, वो होगा mg। एक मिनट, एक वेट है उसका नीचे की तरफ एक्ट करेगा mg, और नतीजे में एक रिएक्शन फोर्स ये वेइंग मशीन से इस इंसान के ऊपर लगेगा, वो लगेगा R। अब यहाँ पर अगर ये इंसान, पहला केस में हम लोग बात करते हैं केस 1, अगर लिफ्ट इफ लिफ्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या फिर इसे हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, और इफ लिफ्ट इज एट रेस्ट, अगर लिफ्ट रेस्ट की हालत में हो। ये दोनों केस में हम लोग एक ही बात कर सकते हैं, क्योंकि देखो अगर कोई लिफ्ट कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है या रेस्ट की हालत में, तो दोनों ही केस में उसके ऊपर जो नेट फोर्स होता है वो 0 हो जाता है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इस इंसान के ऊपर जो टोटल फोर्स लग रहा है वो कौन कौन लग रहा है। तो एक हम लोग को दिख रहा है mg और दूसरा r। क्योंकि ये लिफ्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो नेट फोर्स डाउनवर्ड और नेट फोर्स अपवर्ड ये क्या होगा, इक्वल होगा। तो mg इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं r, या r इक्वल टू mg। तो ये हम लोगों का एक केस होगा जिसमें हम लोग ये नोट करेंगे कि अगर लिफ्ट विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो r इक्वल टू mg। केस 2 में अगर हम लोग बात करते हैं केस 2, तो अगर इफ
लिफ्ट इज एक्सिलरेटिंग अपवर्ड, ऊपर की तरफ लिफ्ट जो है एक्सिलरेट कर रहा है, एक्सिलरेटिंग अपवर्ड विथ एक्सिलरेशन ए, एक्सिलरेशन ए से अगर ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो अब यहाँ पर बच्चों ये गौर करना है कि अगर एक्सेलरेशन ए ऊपर की तरफ है, इसका मतलब क्या होगा कि नेट फोर्स जो है बॉडी के ऊपर की तरफ लग रहा है। अब यहाँ पर हम लोगों के पास दो फोर्स है, आर और एम जी, और अगर बॉडी में ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन हो रहा है तो हम लोग किस फोर्स को बड़ा समझेंगे? तो जाहिर बात है आर को। तो आर माइनस एम जी हम लोग को एक फोर्स मिलेगा, और उस फोर्स की वजह से उस इंसान में एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, वो क्या होगा? मास इनटू एक्सेलरेशन। एम इज व्हाट? मास ऑफ द मैन। तो ये अब यहाँ पर R जो होगा वो क्या हो जाएगा? mg प्लस ma। अब ये रिएक्शन फोर्स कौन किसके ऊपर लगा रहा है? ये रिएक्शन फोर्स लगा रहा है लिफ्ट वेइंग मशीन आदमी के ऊपर। और न्यूटन के थर्ड लॉ में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि रिएक्शन फोर्स जो होता है वो एक्शन के बराबर होता है। तो अगर वेइंग मशीन R रिएक्शन फोर्स आदमी को दे रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि आदमी भी उतना ही फोर्स वेइंग मशीन के ऊपर लगाता होगा, तभी तो वो दे रहा है। तो मतलब यहाँ पर वेइंग मशीन जो वेट रिकॉर्ड करेगा आदमी का, वो सिर्फ mg रिकॉर्ड नहीं करेगा बल्कि ma भी रिकॉर्ड करेगा। अब ये mg का वैल्यू अगर 90, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि 90 अगर है, और ये मान लेते हैं ma का वैल्यू हम लोगों को 10 मिल रहा है, सपोज कर लो, तो r हम लोगों को रिकॉर्ड करके देगा 100। और ये 100 क्यों रिकॉर्ड करेगा वेइंग मशीन? r हम लोगों को जो मिल रहा है वो 100 मिल रहा है, वो कैसे मिल रहा है वेइंग मशीन? तो वेइंग मशीन 100 क्यों रिकॉर्ड करेगा? क्योंकि वेइंग मशीन के ऊपर 100 फोर्स लग रहा है, और वेइंग मशीन के ऊपर खड़ा कौन है? तो वो इंसान खड़ा है, जिसका मतलब उस इंसान का वेट जब लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगा तो वो 100 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करता है तो उसके अंदर जो भी इंसान होता है उसका वेट जो होता है वो ज्यादा हो जाता है, उसको फील होता है, ज्यादा नहीं होता, उसे फील होता है कि उसका वेट बढ़ गया है, इंक्रीज कर गया है। तो अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है विथ एक्सेलरेशन ए, तो हम लोग ये कहेंगे कि उस इंसान का वेट बढ़ चुका है, ऐसा हम लोग को अपीयर होगा। तो R इक्वल टू एम जी प्लस यहाँ एम जी में कुछ ऐड हो रहा है एम ए। तो इस बात को आप लोग को याद रखना है जब लिफ्ट ऊपर की तरफ मूव करे। केस 3 में अगर हम लोग देखते हैं, केस 3 अगर लिफ्ट डाउनवर्ड मूव कर रहा है विथ एक्सेलरेशन ए, नीचे की तरफ आ रहा है विथ एक्सेलरेशन ए, तो बच्चों R और एम जी में बड़ा कौन हो जाएगा? तो हम लोग को दिख रहा है कि अगर नीचे एक्सेलरेशन ए हो रहा है तो जाहिर बात है mg बड़ा होगा और r छोटा हो जाएगा। तो इसे हम लोग नोट कर लेते हैं। केस 3 में इफ लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड्स विथ एक्सेलरेशन ए, अगर एक्सेलरेशन ए से नीचे की तरफ मूव कर रहा है तो उस वक्त हम लोग लिख सकते हैं कि mg माइनस r, एक नेट फोर्स हम लोग को मिलेगा ma, और यहां से हम लोग को जो r मिलेगा वो मिलेगा mg माइनस ma। अब यहाँ पर mg माइनस ma और इक्वल टू क्या मिल रहा है? r। R एक्चुअल में क्या है? R एक्चुअल में है रिएक्शन फोर्स ऑफ वेइंग मशीन, और वेइंग मशीन तो वही रिएक्शन देगा जो इंसान उसके ऊपर एक्शन करेगा। आदमी जो है उसके अंदर जो लिफ्ट में जो आदमी है वो जो एक्शन करेगा वही रिएक्शन फोर्स हम लोग को वेइंग मशीन देगा। अब जब लिफ्ट नीचे की तरफ आ रहा है तो वेइंग मशीन mg माइनस ma रिकॉर्ड करके हम लोग को दे रहा है। अब चूंकि mg का वैल्यू मान लेते हैं 90 है और ma का वैल्यू 10 है, मतलब वो वेइंग मशीन कितना रिकॉर्ड करके देगा? 80। लेकिन उस इंसान का जो एक्चुअल वेट हम लोगों ने देखा था जब लिफ्ट रेस्ट की हालत में था तो वो 90 था, लेकिन जब वो लिफ्ट नीचे की तरफ आएगा विद एक्सेलरेशन ए, तो हम लोग को जो रिकॉर्ड होगा वेट वो 80 रिकॉर्ड हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि उस इंसान का वेट अपीयर होगा 10 कम, मतलब वेट डिक्रीज होता हुआ फील होगा, हम लोग ऐसा फील होगा कि वेट कम हो गया, मतलब उस इंसान को अपने आप में एक लाइट वेट फील होगा, उसे अपना वजन वेट हल्का फील होगा। तो ये याद रखना कि जब भी लिफ्ट नीचे की तरफ आता है तो रिएक्शन फोर्स हम लोग को जो मिलता है वो mg माइनस ma मिलता है, मतलब रिएक्शन फोर्स हम लोगों को कुछ कम दिखाई पड़ता है या एहसास होता है डाउनवर्ड मोशन में। केस 4 में लोग बात करते हैं कि अगर लिफ्ट का स्ट्रिंग जिस रस्सी से लिफ्ट को बांधकर ऊपर नीचे किया जाता है, ये जो स्ट्रिंग हम लोग को दिख रहा है, अगर ये स्ट्रिंग टूट जाए, ब्रेक हो जाए, तो फिर क्या होगा? ये लिफ्ट नीचे की तरफ तो आएगा, लेकिन किस एक्सेलरेशन से आएगा वो हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। जब रस्सी टूट जाएगा तो लिफ्ट नीचे की तरफ गिरेगा विथ एक्सेलरेशन g। तो इसे हम लोग कह सकते हैं कि फ्री फॉल। केस 4 में हम लोग बात करते हैं फॉर फ्री फॉल, कि अगर लिफ्ट फ्रीली गिर रहा है तो उस वक्त क्या होगा?
तो उस वक्त हम लोग कह सकते हैं कि एम जी माइनस आर, ये जो बचेगा फोर्स डाउनवर्ड वो एम जी हो जाएगा। मतलब आर जो होगा वो एम जी माइनस एम जी हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा। मतलब वेइंग मशीन जो होगा वो कुछ भी वेट रिकॉर्ड नहीं करेगा, 0 वेट रिकॉर्ड करेगा। और वेइंग मशीन तो एक्चुअल में रिएक्शन फोर्स दे रहा है जितना आदमी उसके ऊपर एक्शन कर रहा है। मतलब आदमी जो लिफ्ट वेइंग मशीन के ऊपर, जो आदमी लिफ्ट के अंदर है वेइंग मशीन के ऊपर खड़ा है, वो कितना फोर्स लगा रहा है वेइंग मशीन के ऊपर? 0। इसलिए तो वेइंग मशीन रिएक्शन फोर्स 0 दिखा रहा है। अब किसी इंसान का जो वेट होगा अगर वो 0 रिकॉर्ड होता है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि वो वेटलेस हो गया, तो मतलब वो फ्री फॉल गिर रहा है। तो अगर कोई लिफ्ट फ्री फॉल गिरता है तो उस वक्त वेइंग मशीन का जो वेट रिकॉर्ड होगा वो भी 0 हो जाएगा। तो हैं फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में कुछ नए कंसेप्ट के साथ।